बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेनसियंस, अस्सलाम वालेकुम। हम 3 दिनों से इस ऐसे पे काम कर रहे हैं और इस ऐसे का जो टॉपिक है वो है ह्यूमन इन्वेंशंस मूव द सोसाइटीज बैकवर्ड। इसके हमने 11th तक पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे हैं और उसके बाद आगे हमने 12 से लेके और 20 तक हमने इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स लिखे हैं। फिर कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि सर इसको ओवरलैपिंग करते जाते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। वो भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। बहरहाल एक जो बात मैंने आपको बतानी थी वो क्या बतानी थी कि आउटलाइन के अंदर इंटरनल रेलेवेंस होनी चाहिए। एक आउटलाइन दूसरी को, दूसरी तीसरी को ट्रिगर करे और सबका जो लिंक है वो मेन हेडिंग के साथ भी होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इसका वो पैराग्राफ्स किधर गए? उफ, वो सेव ही नहीं किए थे मैंने। चलें, वीडियो से देख के फिर लिख लूंगा दोबारा। वीडियो से देख के मुझे कोई टाइप तो कर देना बेटे कोई। लेक्चर भी सारा लिया हुआ था आपका, नोट किया हुआ था। लेक्चर भी लिया हुआ था, वो कोई टाइप करके मुझे भेज देना ताकि मैं इसमें इंसर्ट कर दूं। अच्छा, उन पैराग्राफ्स की क्या क्वालिटी थी अब ये बताओ? इंटरलिंक थे, यानी वो हम क्या करते थे कि उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे कि जिसमें इंटरलिंक होने का पता चलता था। फर्दर मोर था, मोर ओवर था, और व्हाट इज मोर था, कॉन्सिक्वेंटली था, वगैरह वगैरह। अब कंक्लूजन में सबसे पहली बात, क्या कंक्लूजन कहां से शुरू करते हैं हम? जब हम कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हैं तो उसको हम कहां से शुरू करते हैं? हेंस से, और इन अ नटशेल, और टू कंक्लूड दैट, और जी हाँ। अब जिसने ये अल्फाज का इस्तेमाल किया तो उसको फांसी हुई। आखिरी पैराग्राफ है, ये कहने की जरूरत है कि इन द एंड आई वांट टू से दैट, इन द एंड वी कैन। वी तो वैसे ही मैंने बैन कर दिया हुआ है, आई वी यू। तो आखिरी पैराग्राफ में बिल्कुल ये यूज नहीं करना कि इन द एंड वी कैन से दैट, यू कैन से दैट, और ना ही ये लिखना है इन अ नटशेल, या बड़े अच्छे अच्छे फ्रेजेस उन्होंने दिए होते हैं। लास्ट पैराग्राफ सेल्फ एविडेंट है कि वो एंड कर रहा है आपके ऐसे का, उससे आगे कुछ नहीं है। तो आप डायरेक्ट स्टेटमेंट दें, जैसे कि अब कंक्लूजन हम स्टार्ट करते हैं। सेवरल, खामोश हो जाइए। सेवरल benefits
of human inventions. Several benefits of human inventions. खामोश हो जाओ बेटे, खामोश हो जाओ. Several benefits of human inventions invite an analysis. Which would draw a line which would explore that generally inventions are not against generally human inventions are not inventions do not रुकावट बनती हैं, do not impede human progress. Several benefits of human inventions invite an analysis which would explore that generally human inventions की रेपिटेशन हो रही है. क्या क्या लिखूं रेपिटेशन से बचने के लिए? Several benefits of human inventions invite an analysis which would explore that these innovative these innovations do not impede human progress. One cannot shut one's eyes
on the misuses of the scientific and technological. One cannot shut one's eyes on the misuses of scientific and technological etc inventions. One cannot shut one's eyes on the misuses of the scientific and technological inventions सिर्फ साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल तो नहीं है ना, और भी है ना, आखिर में लिस्ट नहीं देनी, बट inventions. One cannot shut one's eyes on the misuses of scientific and technological inventions intentions fetch the consequences. Intentions fetch the consequences. So consequences good or bad. So to relate human inventions only with chaos seems to be a biased approach. बेटा ये मुहावरा है, मुहावरा बन गया है एक, intentions fetch the consequences. नीचे ब्रैकेट में सच जिलानी लिख देना. ज़हरा कह रही हैं इनोवेशंस काफी. अच्छा ठीक है बेटे, बिल्कुल ठीक है. अच्छा जी, वर्ड काउंट कर दूं अगर आप लोगों को, अगर ये थोड़ा लग रहा है तो 56 वर्ड्स है. 56 वर्ड से मुराद आधे से ज्यादा सफर है. देखें, इंट्रोडक्शन में जो मेन लाइन होती है ना, वो एक ही होती है किसी स्टेटमेंट की. आगे उसकी एक्सपेंशन होती है, वो 50 वर्ड्स की होनी चाहिए. कंक्लूजन बेशक सिंगल लाइन का हो. अब असल में ये कंक्लूजन की डोमेन है आपके सामने इस वक्त, यहां से लेके यहां तक ये सारी की सारी डोमेन है. इसमें जो कंक्लूडिंग लाइन है बताओ कौन सी है?
So to relate human inventions only with chaos seems to be a biased approach. ये है कंक्लूडिंग लाइन। जैसे मैं कहूं आपको, देखो मैं ग्रामर की मिसाल देके समझाता हूं। द फादर ऑफ दीज चिल्ड्रन इज इन द रूम। द फादर ऑफ दीज चिल्ड्रन, ये पूरा सब्जेक्ट है। इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट वर्ड क्या है? द फादर। इसी तरह ये पूरा कंक्लूजन, ये डोमेन है उसकी, और इसके अंदर जो मेन, तो कंक्लूडिंग लाइन कैन बी वन, कैन बी टू, और जान के बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी। जितनी बात को ब्रेविटी के साथ लिख सको उतना बेहतर है। ठीक, तो यहां करते हैं इसका इख्तिताम। अब अगला टास्क, अब आप लोग कल मेरे लिए वो ऐसे ढूंढ के लाओगे जिसके ऊपर तुम लोगों के हाथ खड़े हो जाते हैं कि इस पे नहीं लिखा जा सकता। वो मैं यहां पर पहले उसको एनलिस्ट करूंगा। मैं अपने अपने टफेस्ट ऐसे लिख लाओ, फिर उसके ऊपर वोटिंग कराऊंगा, और फिर उसके ऊपर ऐसे लिखना शुरू करूंगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब अगर हम इसे समराइज करें ऐसे को, तो किस तरीके से करेंगे? मुझे जरा अब एक दफा दोबारा गिन लेते हैं कि क्या करेंगे। सबसे पहले टॉपिक को सेलेक्ट करना है हमने। उस टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे जिसकी हमें प्रॉम्प्ट समझ आती है। प्रॉम्प्ट अंडरस्टैंडिंग होती क्या है कि आपने इस टॉपिक पे रिस्पॉन्स कैसा देना है। ये प्रॉम्प्ट अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में उस टॉपिक के मुताबिक जो एक रिएक्शन आया है, जो एक रिस्पॉन्स आया है, ये प्रॉम्प्ट अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, फिर आपने ये सिलेक्ट करना है कि इसके अंदर डोमिनेंट डिस्कोर्स कौन सा है, और आप लोगों से गपशप करके हर क्लास कोई ना कोई अवेयरनेस दे जाती है, मुझे सिखा जाती है कि कैसे सोचना है और कैसे पढ़ाना है। तो अब मैं ये कहूंगा अगली क्लासेस में कि एक्सपोजिशन और आर्गुमेंटेशन, ये दो मेन डिस्कोर्स हैं, ये हर ऐसे में होंगे। बाकी वो छिड़काव होता है नरेशन का और डिस्क्रिप्शन का। नरेशन के अंदर को इंसिडेंट्स डाल दिए जाते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल दे दी जाती है। अच्छा, उसके बाद हम करेंगे डीकंस्ट्रक्शन। जैसे इन्होंने, बेटी ने, शैला ने कहा था, कल मैंने आप लोगों को कहा था ना जरा लिखो, तो इन्होंने कहा था कि सर डीकंस्ट्रक्शन कर लेते ना, पहले तो लिखना आसान होता है। ठीक है, फिर करेंगे हम डीकंस्ट्रक्शन। कार्टोग्राफी पे आप लोग ना मानो, नहीं मानते ना बनाओ कार्टोग्राफी। माइंड में अलबत्ता ये सोच लो कि मैंने इन डोमेन्स के अंदर काम करना है। जैसे इस ऐसे की कार्टोग्राफी में सिर्फ दो चीजें हैं, एक उसके बेनिफिट्स हैं और दूसरे उसके हार्म्स हैं। ये कार्टोग्राफी है इसकी। अच्छा, फिर इसकी रफ आउटलाइन, ये सारा आपने काम रफ में करना है। रफ आउटलाइन बनानी है, और आपने रफ, अच्छा करोगे क्या, ये आपके पास आंसर शीट होगी ना, उल्टी तरफ से शुरू करनी है आप, उसके ऊपर लिखना रफ वर्क। दिखाओ जरा, ये दिखाओ, ये देखो, देखो फर्ज करो कि ये आपकी आंसर शीट है। आपने अपना ऐसे इधर से शुरू करना है ना, ऐसे इधर से शुरू करोगे ना, लेकिन आपने ये रफ वर्क इधर से शुरू करना है। हाँ है? अच्छा, ये आप लोगों को, ऑनलाइन वालों को समझ आ रही है ना? यानी मैं ये कह रहा हूं कि आपने आपने अपना ऐसे इधर से शुरू करना है ना, लेकिन आपने अपना रफ वर्क उर्दू वाली साइड से शुरू करना है। आपने अपना ऐसे तो इंग्लिश वाली साइड से शुरू करना है, लेकिन अपना रफ वर्क उर्दू वाली साइड से शुरू करना है, और यहां पर लिखना है ऊपर रफ वर्क। रफ वर्क की हेडिंग देनी है।
फिर ऊपर यहां भी रफ वर्क की, फिर यहां भी रफ वर्क की। जहां तक आपका रफ वर्क चलता रहेगा आप उसकी हेडिंग देते रहोगे। और रफ वर्क करने के बाद, अच्छा, और आपने जो अपना इंट्रोडक्शन है वो भी रफ में लिखना है पहले। ये भी बात समझ आई है? इंट्रोडक्शन भी रफ में लिखना है। फिर आप उसको उतारोगे मेन पेज पे, फिर एक ही दफा लिखना शुरू करोगे, फिर रुकोगे नहीं कहीं। अगर 1 घंटे में ये काम कर लेते हो, नहीं बेटे है, हाँ, अच्छा, अगर 1 घंटे में ये काम सारा कर लेते हो आप, तो फिर आप अपने ऐसे में रुकोगे नहीं कहीं। ठीक, अच्छा, हाँ? मेरा तो दिल करता है कि एक ना कंक्लूजन का स्केच भी, जैसे इसकी इंट्रोडक्शन लिखा था तो साथ ही कंक्लूजन की लाइन दिमाग में आ गई थी कि मैंने ये करना है, तो फौरन मैंने लिख ली थी उस वक्त, उसी कंक्लूजन को फैलाया फिर मैंने एंड में। अच्छा, फिर ये भी हमने सेट कर लिया था कि 2 घंटे में जो स्लोएस्ट लिखता है बच्चा वो कितने वर्ड्स लिखता है? 1 मिनट में 16 वर्ड्स लिखता है। जो इंतहाई सुस्त लिखता है बच्चा वो 16। और 2 घंटे में फिर कितने लिखेगा वो? 2000 प्लस। यानी 2 घंटे में आप सुस्ती से भी लिखो तो भी 2000 प्लस वर्ड्स जाते हैं आप। ठीक है, अच्छा, तो उतने उतने हिसाब से घटा लेना उसे। आधा घंटा आप दे देना रफ वर्क के लिए, 1.5 घंटा आप लोग दे देना, उसमें होते भी तो 1500 वर्ड्स है ना। अच्छा जी, ये लो भाई। अच्छा, अब रफ आउटलाइन लिखने के बाद इसकी सब हेडिंग्स जो है वो आराम से लिख पाओगे जब आप इसे नीट पे करोगे। अच्छा, अब सुनो ना, नीट पे फिर कैसे करना है? आपने ये जो मैंने लिखी हैं आउटलाइंस, ये जब आप इसे नीट पे उतारोगे तो आप नंबर 2 के बाद 2 लाइनें छोड़ दोगे, नंबर 3 के बाद भी 2 लाइनें छोड़ दोगे। ऐसे करोगे आप। जब इसे आप आउटलाइन रफ पे लिख ली, अब आप इसे नीट पे उतार रहे हो, तो अब आप यूं करोगे ना, यानी एक आउटलाइन लिखने के बाद उसका 1.1 1.2 छोड़ देना, 1.3 छोड़ देना। और ये आसानी, अच्छा, फिर जब आप इसे इसको छोड़ोगे 1.1 1.2 को, यहां पर क्या भरोगे? जो चीजें तुमने हाईलाइट की होंगी ऐसे में वो इधर भरोगे। डिड यू गेट माई पॉइंट? हाँ, नहीं नहीं, उसके उसके पीसेस, उसके पीसेस। और अव्वल तो वो क्या नाम है, चिल्ड्रन हेडिंग तक जाता ही नहीं है, वो पेरेंट हेडिंग ही पढ़ता है। ठीक है, मेन हेडिंग ही पढ़ता है। अच्छा, फिर आपने इसके ऊपर उतार लिया, और अपना ऐसे लिखना स्टार्ट कर दिया। और ये मैं इधर से, और फिर आपके जो पैराग्राफ्स होने चाहिए वो बिल्कुल ऐसे 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 बिल्कुल नथी हो एक दूसरे के साथ। ठीक, और ऐसे के अंदर जो हाईलाइटिंग करनी है वो भी उन कीवर्ड्स की करनी है कि जिनका ताल्लुक टॉपिक से बने। हाईलाइटिंग का मेथड आपने पूछा था कि क्या है, वो अंडरलाइन करते हैं कुछ बच्चे, वो भी ठीक है, कुछ मार्कर से लिख देते हैं तो वो भी ठीक है। अपनी हैंड राइटिंग के मुताबिक खुद उसे ब्यूटीफाई किया करो। अच्छा, अब ऐसे लिखने के बाद आपको जरूरत नहीं है आउटलाइन की प्रूफ रीडिंग करने की, ना ही आपको जरूरत है इंट्रोडक्शन की प्रूफ रीडिंग करने की। तो प्रूफ रीडिंग किसकी करोगे फिर? हर पैराग्राफ की शुरू की लाइंस और अपना अपना कंक्लूजन, इसकी प्रूफ रीडिंग करोगे। ठीक, अब कल आपके जिम्मे क्या काम है?
अपने अपने पिछले पेपर उठा लो, इस साल का, पिछले साल का, पिछले साल का, और वो ऐसे मेरे पास लेके आओ जो आपको लगता है कि इस पे तो लिखा ही नहीं जा सकता, मटेरियल ही नहीं है, इसका मटेरियल ही नहीं मिलता, उस पे लिखे। मैं खौफ खत्म करना चाहता हूं आपका, बस। आप क्यों टफेस्ट को, आप तो देखें, राना साहब की बात बिल्कुल ठीक है। आप लोग क्या करोगे कि जो आपको समझ आ रहा है टॉपिक उस पे लिखना शुरू करोगे ना। ये कल वाली प्रैक्टिस में इसलिए करवाना चाह रहा हूं कि फियर खत्म हो जाए किसी भी टॉपिक। हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी, अब उसके बाद अगला काम, अब आप लोग बनाओ ग्रुप्स। अलग अलग चिट पे मुझे एक ग्रुप बना के दो। हर ग्रुप की अलग चिट चाहिए।